जरा सोचिए, भारत की अर्थव्यवस्था में ना इस वक्त एक साथ 3 बहुत बड़ी कहानियां चल रही हैं। और ये कोई छोटी मोटी कहानियां नहीं हैं। हर एक में इतनी ताकत है कि वो आने वाले पूरे दशक की तस्वीर ही बदल कर रख सकती है। तो सवाल अब सीधा सा है, क्या वो न्यूक्लियर एनर्जी का जबरदस्त पावर होगा, या फिर एआई की वो क्रांति जो सब कुछ बदल रही है, या फिर बाहर से आने वाला पैसा? इन तीनों में से आखिर कौन सी ताकत इंडिया के अगले दशक की कहानी लिखेगी? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे बड़ी कहानी से, एक ऐसा बदलाव जो भारत की एनर्जी पॉलिसी में भूचाल ला सकता है। देखिए, दशकों से न्यूक्लियर एनर्जी एक सरकारी किले की तरह थी, पर अब उसके दरवाजे प्राइवेट कंपनियों के लिए खुल रहे हैं। और इस रेस में सबसे पहला नाम किसका है? अडानी का। इसको ऐसे समझिए, कई दशकों तक इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी एक सरकारी तिजोरी में बंद थी। मतलब ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला था, एक तरह का खजाना जिसमें किसी भी प्राइवेट कंपनी को हाथ लगाने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब सीन बदल रहा है। नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और ये दरवाजा आखिरकार खुल गया है। सरकार को अब लग रहा है कि भविष्य में देश की एनर्जी की जो जरूरतें हैं, जो भूख है, उसे मिटाने के लिए प्राइवेट कंपनियों का पैसा, उनकी स्पीड और उनका बड़े स्केल पर काम करने का तरीका बहुत जरूरी है। और अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड बनाना इसी दिशा में समझिए एक हिस्टोरिक पहला कदम है। हाँ, ये कोई रिएक्टर बनाने का ऐलान नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे आप कह सकते हैं स्टेप 0। लेकिन ये पहला कदम ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये इस विशाल खेल में उतरने का एक मजबूत सिग्नल है। पर देखिए, ये न्यूक्लियर एनर्जी का खेल हर किसी के बस की बात नहीं है। इसमें कामयाब होने के लिए ना किसी भी कंपनी को 3 बहुत बड़ी चुनौतियों से पार पाना होगा। पहला, सरकार से सारी मंजूरियां। दूसरा, दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी का जुगाड़। और तीसरा, अरबों खरबों डॉलर का पैसा। यह सच में किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। और यहीं आकर यह कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। आज इंडिया की टोटल न्यूक्लियर कैपेसिटी कितनी है? करीब 9 गीगावाट। और अडानी का लॉन्ग टर्म एम्बिशन 30 गीगावाट्स का। और देश का टारगेट 2047 तक है 100 गीगावाट। अब सोचिए, अगर अडानी इसका छोटा सा हिस्सा भी हासिल कर लेते हैं ना, तो ये इंडिया के एनर्जी सेक्टर में एक क्रांति से कम नहीं होगा। लेकिन इस सपने की कीमत क्या है? अच्छा, सिर्फ 1 गीगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का खर्च पता है कितना है? 5 से 7 अरब डॉलर। मतलब ये दुनिया के सबसे महंगे बिजनेस में से एक है। एक ऐसा बिजनेस जहां आप आज पैसा लगाते हैं और रिटर्न मिलना शुरू होता है सालों बाद। तो ये तो थी न्यूक्लियर की कहानी। अब चलते हैं हमारी दूसरी बड़ी ताकत की तरफ। और ये कहानी बिल्कुल उल्टी है। एक तरफ जहां एनर्जी में एक नया सवेरा है, तो दूसरी तरफ इंडिया की सबसे कामयाब इंडस्ट्री आईटी सेक्टर पर एआई नाम का एक कह सकते हैं ग्रहण लग रहा है। एक ऐसा खतरा जो इसकी नींव हिला सकता है। और एआई के इस खतरे की बस पहली आहट से ही शेयर बाजार में भूचाल आ गया था। सिर्फ एक दिन के अंदर इंडिया की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के पूरे 1 लाख करोड़ रुपए मार्केट से साफ हो गए। सोचिए जरा। देखिए, दशकों से ना इंडियन आईटी का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल था, जिसे कहते हैं लीनियर हेडकाउंट ग्रोथ। मतलब जितने ज्यादा लोग, जितने ज्यादा इंजीनियर्स, उतने ज्यादा घंटे काम होगा और उतना ही ज्यादा पैसा बनेगा। सिंपल। पर एआई जो है ना, वो सीधे इसी फॉर्मूले की जड़ तरवाल कर रहा है। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। पुराना मॉडल क्या था? मैंने इतने घंटे काम किया, मुझे इसका पैसा दो। अब नया मॉडल क्या कह रहा है? मुझे घंटों से मतलब नहीं, मुझे रिजल्ट दो, वैल्यू दो और उसका पैसा लो। अब खुद सोचिए, अगर एआई वही काम आधे समय में कर सकता है, तो कोई क्लाइंट आपको पुराने रेट पर पैसा क्यों देगा? बिल्कुल नहीं देगा। और इसी खतरे को एक्सपर्ट्स कह रहे हैं डिफ्लेशनरी रिस्क। और ये सिर्फ कोई हवाई बातें या डर नहीं है। ये देखिए आंकड़े। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इंडिया के आईटी के ये जो बड़े बड़े नाम हैं, इनके शेयर्स बुरी तरह गिरे हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर्स कितने डरे हुए हैं कि एआई के इस नए जमाने में इन कंपनियों का भविष्य क्या होगा। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या इंडिया की आईटी इंडस्ट्री, जो अब तक सिर्फ लोगों की संख्या मतलब मैन पावर के दम पर चल रही थी, क्या वो अब दिमागी ताकत मतलब इंटेलिजेंस वाले मॉडल पर शिफ्ट हो पाएगी? और सवाल सिर्फ सर्वाइवल का नहीं है, सवाल है इस नई दुनिया में फिर से लीडर बनने का। अच्छा, तो एक तरफ आईटी में ये उथल पुथल मची है, वहीं दूसरी तरफ बाजार में एक और कहानी पक रही है। और ये है हमारी तीसरी ताकत, फॉरेन मनी। मतलब विदेशी इन्वेस्टर्स के पैसे की वापसी।
जो कुछ टाइम से इंडियन मार्केट से कह सकते हैं रूठे हुए थे। तो ये वापसी इतनी बड़ी बात क्यों है? वो इसलिए क्योंकि कुछ ही समय पहले इन्हीं फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से करीब करीब 21 बिलियन डॉलर्स निकाल लिए थे और उस वजह से बाजार में एक हड़कंप सा मच गया था। यहां साफ देख सकते हैं महीनों तक लगातार बिकवाली मतलब सेलिंग और अब धीरे धीरे खरीदारी। वो वापस तो आ रहे हैं पर बहुत ही संभल कर, मतलब अभी भी फूक फूक कर ही कदम रख रहे हैं। तो ये इन्वेस्टर्स इतने कंफ्यूज क्यों हैं? देखिए, एक तरफ तो अच्छी खबरें हैं, इंडिया यूएस ट्रेड को लेकर जो डर था वो कम हुआ है, रुपया भी स्टेबल हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम है, कंपनियों की जो कमाई है, जो अर्निंग्स हैं, वो उम्मीद के हिसाब से नहीं बढ़ रही। अब निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ सिर्फ 7% के आसपास है, जो किसी उभरते हुए बाजार के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं मानी जाती। तो बॉटम लाइन ये है कि जब तक कंपनियों की कमाई में कोई जोरदार उछाल नहीं दिखता, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स ऐसे ही चलेंगे, एक पैर अंदर एक पैर बाहर। वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन अभी पूरी तरह से खुलकर पैसा लगाने से डर भी रहे हैं। तो ये थी वो 3 बड़ी और एक दूसरे से बिल्कुल अलग कहानियां जो आज भारत की किस्मत पर असर डाल रही हैं। अब इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि आने वाले कल की तस्वीर कैसी बन रही है। तो हमारे सामने 3 तस्वीरें साफ हैं। एक तरफ है न्यूक्लियर एनर्जी, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है। दूसरी तरफ है एआई का डिस्ट्रप्शन, जो आईटी इंडस्ट्री के लिए एक सीधी चुनौती है, बदलो या फिर खत्म हो जाओ। और तीसरा है विदेशी पैसा, जो ग्लोबल सेंटिमेंट और लोकल अर्निंग्स के एक नाजुक से धागे पर टिका है। और अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। आने वाले दशक में इंडिया पर सबसे बड़ा असर किसका होगा? क्या वो न्यूक्लियर एनर्जी का लंबा दशकों तक चलने वाला गेम होगा, या फिर एआई की वो तेज रफ्तार लहर जो सब कुछ बदलने की ताकत रखती है, या फिर फॉरेन मनी का वो उतार चढ़ाव जो हर दिन मार्केट की दिशा तय करता है? इंडिया की अगली बड़ी कहानी इनमें से कौन लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें और आपको आने वाले वक्त में ही मिलेगा।